ओके, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून माही। पेपर कैसा हुआ? आपका पेपर था कल? यस सर। कैसा रहा? सर अच्छा था, एमसीक्यूज थे तो इजी थे। ओके, अटेम्प्ट हो गया पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर, सर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी पर वो अब पेपर नहीं है तो याद नहीं क्वेश्चन। ओके, कौन से टॉपिक से था? सर चैप्टर 3 से था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। नहीं, टॉपिक टॉपिक क्या था? सर रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन था कि अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो मेटल्स की, इंसुलेटर्स की, उस पे क्या होता है, कुछ ऐसे रिलेशन में था, तो उसके रिलेशन में क्या होता है, तो वो अभी क्वेश्चन याद नहीं। ओके। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बस उसका आंसर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो कि वो नॉर्मल वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, मान लें कि मेरे पास रेंडमली कोई भी एक सरफेस है। हम एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं जिसकी कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है, मैंने रेंडमली एक फिगर ले ली। ठीक है, अब इस फिगर के ऊपर लेट्स से कि कुछ स्टैटिक चार्ज पड़ा हो। अच्छा, क्वेश्चन ये था, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होती हैं? ठीक है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज के वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? फील्ड लाइंस सरफेस के साथ एक एंगल क्रिएट करेगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। अगर मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल क्रिएट करती है, लेट्स से कि यहाँ पर हम एक प्लेन कंसिडर कर लें और इस प्लेन पे एक चार्ज को मैंने ओरिजिन पे मान लिया और फील्ड लाइंस एक प्लेन पे मूव करना शुरू करें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के देयर आर टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट तो होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी पैरेलल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। Now this horizontal component यानी parallel component, what it will do, ये क्या करेगा? अपने आसपास वाले चार्जेस को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के इन्फ्लुएंस में पड़ा होगा ना। तो जब ये इसकी फील्ड के अंदर आ जाएगा तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इस चार्ज को एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें बात करनी थी फील्ड के बारे में। तो क्योंकि हम चार्ज को यहाँ एक्सेलरेट नहीं होने देना चाहते, या हम नहीं चाहते कि चार्ज एक्सेलरेट करे, और हम चार्ज को स्टैटिक ही कंसिडर करना चाहते हैं, तो फील्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग। तो क्योंकि चार्ज को हमें स्टैटिक रखना है तो इसका इंफ्लुएंस खत्म हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? वी आर लेफ्ट विद द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली। ठीक है, सर अगर ये क्वेश्चन वाइवा में एक्सप्लेन करना हो कि इसका आंसर देना कि वाई। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना। आप वाइवा में इसका आंसर ऐसे देंगे कि किसी भी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका पैरेलल कंपोनेंट होगा, पैरेलल टू द सरफेस मूव करेगा। अब अगर वर्टिकल कंपोनेंट के बजाय हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो वो अपने आसपास वाले फ्री चार्जेस को क्या करने की कोशिश करेगा? एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, मतलब स्टैटिक रहते हैं, कांस्टेंट नहीं स्टैटिक रहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो खत्म हो गया वहां से। सो फील्ड हैज नो ऑप्शन instead of moving in parallel direction, in perpendicular direction, sorry. ठीक है, ठीक है, समझ? जो मैंने कल एक्सप्लेनेशन दी थी वो यही एक्सप्लेनेशन है बेसिकली।
ओके सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स बेटा, कुछ और पूछना चाहते हैं आज? तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी चेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ये एक सर्किट है, जिस सर्किट के अंदर आपके पास 2 कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं और ये स्विच ओपन है। कैपेसिटर की ये वाली प्लेट यहाँ पर चार्ज है 6Q और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2C। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C एंड दिस इज चार्ज 3Q। ठीक है, वो ये कहता है, figure shows 3 circuits, each consisting of a switch and 2 capacitors initially charged as indicated। यानी ये इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज इसके ऊपर 6Q होगा, इसके ऊपर 3Q होगा और सर्किट में अभी आपने चार्जेस सॉरी कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया है, ओपन स्विच इसी बात को शो कर रहा है। After the switch has been closed, in which circuit will the charges on the left hand capacitor increase, decrease or remains the same? Now which one is the left hand capacitor? This one is the left hand capacitor। अब इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, ये हमें बताना है। हम पहले सर्किट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें उसने कंडीशन ये दी कि चार्ज सर्किट को आप क्लोज कर दो। बेटा अगर हमने सर्किट को क्लोज किया, ठीक है, तो सर्किट को क्लोज करते ही ये दोनों कैपेसिटर्स किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। यस सर। ओके, अगर दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में आ गए तो देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता है? जब तक दोनों चार्जेस कॉमन पोटेंशियल कंडीशन अचीव ना कर लें। इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी V हो जाना चाहिए और इसका पोटेंशियल भी V हो जाना चाहिए। यानी हमारे पास अगर दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल हैं तो ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर 1 इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर 2 के। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q by C। Q, let's say Q1 be the new charge on the capacitor and Q2 be the new charge on this capacitor। So this will be Q1 upon 2C will be equal to Q2 upon C। C से C कैंसिल आउट हुआ तो Q1 is equals to 2 times of Q2। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब इस केस में जो नेट चार्ज होगा, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होगा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग, तो नेट चार्ज आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो जाएगा। यानी इनिशियली ये चार्ज आपके पास कितना था? 6Q और वो कितना था? 3Q। यही था ना? तो नेट चार्ज आपके पास कितना आ रहा था? 9 टाइम्स ऑफ Q आ रहा था। यस सर। ठीक है, नेट चार्ज आपके पास 9 टाइम्स ऑफ Q हो गया। अब नेट चार्ज अगर आपके पास 9 टाइम्स ऑफ Q है और आप Q1 की बात कर रहे हो, तो अगर मैं यहां से हाँ सॉरी 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 हाँ, नेट चार्ज आपके पास 9Q आ गया। तो 9Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, बट Q1 किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ Q2 है ना? तो 9Q इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Q2।
या फिर हमें Q1 पे निकालना था, तो एक काम करो, इसको Q1 की टर्म्स में निकाल लो। तो Q2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई 2। तो एक काम करो, दिस इज Q1 प्लस Q1 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? सर हाँ जी, सर आर्यन वेटिंग रूम में, आप स्टार्ट करो। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि नेट चार्ज तो 9Q था हमारे पास, बट Q1 प्लस Q2 में मुझे Q1 पे निकालना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड कैपेसिटर की हमने बात करनी है कि उस पे चार्ज सेम रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये देखना था। तो मैंने यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाली, Q1 बाई Q2, सॉरी Q1 बाई 2, और उसको यहाँ पुट कर दिया। सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ Q1 बाई 2। इसको अगर मैं इधर ले आऊं 9Q में, तो ये हो जाएगा 18Q अपॉन 3 इज इक्वल टू Q1 6Q। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई? 6Q। इट मींस पहले वाले केस में, केस 1 में, चार्ज रिमेन्स द सेम। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है ये वाली बात? यस सर। नंदिनी क्लियर हुआ बेटा? स्नेहा? Yes, sir. सर सेकंड वाले केस में भी तो मतलब Q2 भी तो सेम ही रहेगा। कोई नहीं, सेकंड भी डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड भी करते हैं। तो इसको रब कर दूं यहां से, आई होप के रिक्वायर्ड नहीं होगा। Yes. ना केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 में बेटा हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हैं, इधर है 6Q, यहाँ पर है 3C कैपेसिटेंस, ये C है, ये 3Q है। फिर से वही बात, आपने कैपेसिटर का आपने जो स्विच है, स्विच को क्लोज किया, और स्विच को क्लोज करते ही दोनों कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगे, यानी V1 इक्वल हो जाएगा V2 के। लेट्स से कि यहाँ चार्ज Q1 और यहाँ पर चार्ज Q2, तो V1 को आप क्या लिख सकते हैं? Q1 by 3C which will be equal to Q2 by C। C से C कैंसिल आउट हो गया, यानी Q1 की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स ऑफ Q2। या एक काम करें, मैं Q2 को ही रहने दूं, क्योंकि हर बार मुझे Q1 निकालना है। ठीक है, अब बेटा नेट चार्ज कितना था? नेट चार्ज यहाँ पर फिर से 9Q ही था, ठीक है, बट नेट चार्ज किसके बराबर होता है? Q1 प्लस Q2 के बराबर। तो 9Q इज इक्वल टू Q1 plus Q1 by 3. So this will be 4Q1 by 3, 9Q. So this is 27 by 4. Q is equal to Q1. अब बेटा इसको ध्यान से देखो, this value is 6.25 of Q, है ना? यस सर। 6.25 ही आएगी ना, या ज्यादा आएगी? 4 6 24 3 0 नहीं, 3 0 आएगा ना, तो 4 7 28, हाँ 6.75। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। दिस इज 6.75, यानी Q1 की वैल्यू आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कितनी हो जानी चाहिए? 6.75 इंस्टेड ऑफ 6Q। तो यानी केस 2 में चार्ज इंक्रीज कर गया। ठीक है, केस नंबर 1 में अनचेंज्ड था, यानी कि रिमेन्स द सेम। केस नंबर 2 में इंक्रीज कर गया। ठीक है ना ये बात? Yes, sir. ये सोल्यूशन सभी को क्लियर है? अंदेशा, वैष्णवी, तमन्ना? यस सर। ओके, आशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. ओके, केस नंबर 3 भी डिस्कस करें? तो हो जाएगा वो। सभी से हो जाएगा बेटा? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से बेटा। A pendulum bob of mass 80 milligrams and carrying a charge of 3 into 10 to the power minus 8 coulomb is placed in a horizontal electric field. It comes to equilibrium position at an angle of 37 degrees with the vertical. Calculate the intensity of electric field. क्या ये हो जाएगा बेटा आप लोगों से? देखो जरा, एक पेंडुलम है जिसका बॉब का मास है 80 मिलीग्राम। सो m is equals to 80 milligrams. ठीक है, and carrying a charge of 3 into 10 to the power minus 8 coulomb. Placed in horizontal electric field, it comes to equilibrium. Let's say कि electric field की direction ये थी, तो under the action of electric field अगर ये move करके यहाँ आ जाता है और इधर ये स्टेबल हो जाए अगर, तो एंगल इसने जो बनाया वो कितना 37 डिग्रीज विद द वर्टिकल। ठीक है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल सकते हैं? अरे बोलो बेटा, क्या निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. देखो, इसका वेट mg डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, और यहाँ से आप इसके mg को रिजॉल्व भी कर सकते हो। QE तो इस तरफ होगा, ठीक है, यहाँ पर आप जब इसको रिजॉल्व करोगे mg को, तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट mg का ये आ जाएगा आपके पास। तो दिस विल बी योर एंगल 37, तो ये होगा mg sin 37 और ये होगा mg cos 37 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप कि ये हो जाना चाहिए। Yes, sir. फिगर तो मैंने बना दिया, रिजॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। 37 की वैल्यूज आती है निकालनी। Yes, देखो sir. जरा, आपने बताई Yes, थी. sir. राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है अगर, और ये वाला एंगल अगर आपका 37 डिग्री है, तो तो ये वाला एंगल आपका होगा 53 डिग्री। तो बेटा ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। एंगल के सामने वाली साइड, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी साइड होती है, बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, लेकिन ये बनेगा हमेशा 3, 4, 5 में ही। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। 8 charged water droplets each of radius 1 mm and charge 10 into 10 to the power minus 10 coulomb coalesce to form a single drop. ठीक है, coalesce means combine to form a single drop. Calculate the potential of the bigger drop. क्या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा? Yes, sir. बताओ, आइडिया बताओ बेटा, कैसे करोगे? डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, कैसे करोगे आप? बोलो।
आपके पास 8 छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, 8, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, तो होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ n droplets is equal to volume of one bigger drop. पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। Yes, sir. इससे निकलेगा क्या? इससे बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस निकल जाएगा, बड़ा है इसको आर ले लो, कैपिटल आर। यानी आप लिख सकते हो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। क्लियर Yes, बेटा? sir. रेडियस तो निकालना आ गया ना। Yes, sir. अब चार्ज निकालना है बड़े ड्रॉप पे, तो चार्ज में तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, चार्ज तो एडिटिव इन नेचर होता है। अब एक बॉडी के ऊपर यानी कि एक इसके ऊपर ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 10 into 10 to the power -10 कूलम्स। अब 10 into 10 to the power -10 कूलम मींस 1 नैनो कूलम, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 8 into 10 to the power -9 कूलम। ये टोटल चार्ज हो गया आपके पास। तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इसका पोटेंशियल आप निकालोगे V is equals to KQ by कैपिटल R। निकल जाएगा नेट पोटेंशियल। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको Yes, sir. कैपिटल Q भी पता है और कैपिटल R भी पता है, और स्मॉल r आपको दे ही रखा है, स्मॉल r की वैल्यू है 1 mm। तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से डाल के, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन बताओ मुझे, what potential difference must be applied to produce an electric field that can accelerate an electron to 1/10th of velocity of light? कैसे अप्लाई करोगे? क्या प्रोसेस, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करोगे? एक बार क्वेश्चन नंबर बता दोगे? The question number is 15th. क्वेश्चन नंबर 15 कैसे ट्राई करेंगे? So इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल देंगे। कैसे डालोगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? मुझे रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन लगाओगे कि आंसर आ जाएगा आपके पास? देखो आपने बिल्कुल ठीक सोचा वैसे कि यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल देंगे, और जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा रहेगा बेटा, what potential difference must be applied to produce an electric field that can accelerate an electron? ठीक है, मान लो कि आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के अंदर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। अब पहली बात, इस वाली प्लेट को आपको कुछ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली प्लेट को आपको कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा ना, होगा बेटा? Yes, sir.
और इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट से मूव करके आता है तो उसकी वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट वर्क डन हमें करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए वो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये वर्क डन होगा। बट ये वर्क डन किसके एक्सपेंस पर मिल रहा है मुझे, इस पोटेंशियल के ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज एंड वी आर मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, so this will be E, so net work done will be potential into E या E into potential। ज्यादा फेमस तरीका याद रखने का इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं इसको। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं आपस में तो EV will be equal to half m v square। अब V आपको दे रखा है 1/10 of C, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. कर लेंगे ना। Yes, sir. अच्छा एक बार जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे। कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 19? थोड़ा डिफरेंट सा सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग एक बार ट्राई करो। हो जाएगा। बोलो बेटा कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द पोटेंशियल एट A एंड C इन द फॉलोइंग सर्किट। A ये है और C ये है, दिस इज B। जल्दी बोलो बेटा कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, कोई तो बताओ, किसी को तो कोई आइडिया होगा। वैसे बहुत सिंपल है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नहीं
सर हम पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, नेट कैपेसिटेंस निकालो। कितनी आई नेट कैपेसिटेंस? अच्छा, नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों का आपस में किस तरह का कनेक्शन है। आर दे इन सीरीज और इन पैरेलल? सर सीरीज। एग्जैक्ट। अरे आप पूछ रहे हो बता रहे हो? आपने सर पूछने की तरह पूछ से आपने पूछने की तरह से बोला। पूछो मत। एक बात बताओ, यहाँ कहीं पर आपको करंट का डिवीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर बैटरी से करंट निकले तो नहीं दिख रहा ना? नो सर। इट मीन्स के सीरीज। तो सीरीज में कैसे करेंगे? 1/c सीरीज इज 1/5 प्लस 1/1, so this will be 5, ये 6 हो गया, so c series will be 5/6 of millifarad, है ना? यस सर। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब 5/6 ऑफ मिलीफैरेड दे रखा है, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। सीरीज में नेट चार्ज कितना होता है? Q is equal to CV, यानी 5/6 into 10 to the power minus 3। वोल्टेज कितनी है? 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 10 into 10 to the power minus 3 कूलम। ठीक है। यस सर। अब नेट चार्ज अगर ये है, तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 मिलीफैरेड कैपेसिटर, V is equal to Q by C। Q कितना? 10 to the power minus 2। C कितना? 1 into 10 to the power minus 3। So this will be 10 volt। यानी A और B के बीच में there is a potential difference of 10 volt। क्योंकि B ग्राउंड पे है, तो VB is always at 0 volts। ठीक है। यस सर। ये सिंबल अर्थिंग का सिंबल होता है, ग्राउंडिंग सिंबल होता है। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल है। ग्राउंड पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0 वोल्ट्स। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। अब ऑब्वियसली यहाँ निकालना होगा पोटेंशियल इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? B is equal to Q by C again, so your Q is 10 to the power minus 2, ये रहा ना 10 to the power minus 2, और this is 5 into 10 to the power minus 3, so this is 10 to the power plus 3, means 10 by 5, ये आ गया 2। ठीक है। तो Yes, इधर sir. डिफरेंस कितना आ जाएगा? पहले हमने निकाला 10 minus 0, तो 10 वोल्ट। अब निकलेगा 0 minus 2, यानी VB minus VC। 0 minus 2 is minus 2 volt। वैसे भी this terminal C और this point C basically is close to the negative terminal, तो यहाँ पर ड्रॉप नेगेटिव मिलेगा आपको, यानी पोटेंशियल आपको नेगेटिव मिलेगा, इधर पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। Yes, sir. और जब आप A और C के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो VA minus VC will be equal to 10 minus of minus 2, तो वो ऑलरेडी 12 हो गया। और आपको चाहिए कितना था? 12 ही था ना भाई। नेट पोटेंशियल के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल के अक्रॉस, सॉरी, अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर ही आपका पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम होता है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। स्नेहा बेटा, वो जो क्वेश्चंस मैंने भेजे थे वो ट्राई करे आपने, कैपेसिटर वाले? यस सर, उसमें डाउट्स हैं। उसमें डाउट्स हैं, तो बताओ क्या और डाउट्स हैं? सर आपने मुझे वो भेजने थे 1 मार्कर्स, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कल आने, मैंने आपसे बात की थी कॉल पे कल। अच्छा हाँ, वो मैं भेजता हूँ, ठीक है सर। आज भेज देता हूँ आपको, 1 मार्कर्स भेज देता हूँ। अच्छा, सर उसमें क्वेश्चन 71 का ना थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 71।
क्वेश्चन नंबर 71। स्नेहा उस पे पेज नंबर दे रखा होगा बेटा, एक बार पेज नंबर बताओगे? तो पेज नंबर नहीं है इसमें। एक 2B42। अच्छा 2B42, ओके 2B42 क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 कहता है on charging a parallel plate capacitor to a potential V, the spacings between the plates is half। ठीक है, अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करें, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बाय अप्लाइंग अ सोर्स, और ऐसा करने के बाद लेट्स से कि उसका जो इनिशियल प्लेट सेपरेशन है, that plate separation was B। आफ्टर चार्जिंग ये प्लेट सेपरेशन D/2 हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पर पोटेंशियल V अप्लाई करा था तो पोटेंशियल तो V ही रहेगा। चार्ज होने के बाद इसका चार्ज Q, बट जो कैपेसिटेंस थी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि प्लेट सेपरेशन हाफ हो गया। अब प्लेट सेपरेशन अगर हाफ हो जाता तो हम याद रखते हैं कि C is equals to epsilon naught A by D। If all the factors remains the same और प्लेट सेपरेशन हाफ हो जाए तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी 2 times of epsilon naught A by D, यानी न्यू कैपेसिटेंस विल बी 2 times of C। एक तो ये रिलेशन हमें समझ में आता है, यहां तक की बात क्लियर है स्नेहा? यस सर। ठीक है। And the dielectric medium of epsilon r equal to 10 is introduced between the plates without disconnecting the source। अच्छा सोर्स भी उसने DC सोर्स दे रखा है। Explain using suitable expressions how the capacitance, electric field and energy density of the capacitor change। अब energy density of the capacitor कैसे change होगा ये हमें समझना था। अच्छा पहली तो बात हमने कैपेसिटेंस तो देख ली कि ये होगी, लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन r इक्वल टू 10 यानी k इक्वल टू 10 का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसर्ट कर दूं, सो दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय k आल्सो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20C। क्लियर हो गया? कैपेसिटेंस तो 20C हो गई। यस Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास E is equals to V by D। इनिशियली यहाँ पर E is equals to V by D था, यानी E naught is equals to V naught by D। Now new electric field will be E is equals to V upon D by 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 2 times of E naught, ठीक है। यानी पहले जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस हो गई। अब आ गई बात एनर्जी डेंसिटी की। बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ई किसके इक्वल है हमारा? 2 times of E naught ना, तो हाफ अपनी जगह इंसर्ट करा हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद एप्सिलॉन r, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट, और E कितना हो जाएगा? 2 times of E naught का स्क्वायर। सो हाफ into 10 into epsilon naught into 4 E naught square, this will be the result। ठीक है बेटा? तो सर ये एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट का ऐसा है। बेटा देखो जरा, हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में when there is nothing in between the plates, तो आपकी एनर्जी डेंसिटी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। लेकिन जब आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो इसकी एनर्जी डेंसिटी हो जानी चाहिए हाफ एप्सिलॉन m into
ई स्क्वायर, आप इसको ई नॉट स्क्वायर मान लो तो इसको ई स्क्वायर लिखेंगे ना। तो अब एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होती है, याद करो, रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। So this will be epsilon r into epsilon naught is equals to epsilon m. तो मैं इस वैल्यू को यहीं पुट कर दूं तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ epsilon r epsilon naught into 2 times of e naught का स्क्वायर ना बेटा, यस सर। समझ आ गई ये बात? हाँ जी हाँ जी, और बताएं। सर, एग्जाम्पल 23 ऑन पेज नंबर 2B17। एग्जांपल 23 2b 17। 17, ओके 2b17 और एग्जांपल नंबर कौन सा था, 23? हाँ जी अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा तो यहाँ पर ना एक सर्किट दिया हुआ है। और हमें P Q, ठीक है, और सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें दे रखी है, जितने भी C हैं यहाँ पर C C C, ये भी C है, ये भी C है, दिस वन इज C1, दिस इज आल्सो C1, ठीक है, और बाकी सभी कैपेसिटर्स C। तो C की वैल्यू तो दे रखी है बेटा 18 माइक्रोफैरड और C1 की वैल्यू दे रखी है 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है पीछे से सॉल्व करते रहेंगे, ये वाला जो पार्ट, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, हाँ जी इन दोनों की सीरीज इसके साथ पैरेलल होगी, यस सर। और फिर ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, यानी ये 18 था, ये 18 था। अगर बेटा मैं इन दोनों को यहां से खत्म कर दूं तो एक सिंगल कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरड का लगा दूंगा यहाँ पे, सीरीज में हाफ हो गए ना, ये 9 आ गया। अब ये वाला भी 18 है, तो 9 और 18 आपस में किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल ऑफ 9 और 18 कितना हो गया बेटा, 27, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली ब्रांच सॉल्व हो गई और ये आपके पास आ गया 27। अब ये C कितना था, 18, तो अब देखो 18 और 27 आपस में किसमें, सीरीज में, सीरीज। 1 by C is 1 by 18 plus 1 by 27, एलसीएम आ गया 54, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो C will be 54/5, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। यस सर। अब ये 54/5 एक सिंगल कैपेसिटर बन गया, इसको खत्म कर दो तो यहां आ जाएगा आपके पास 54/5। अब ये 54/5 इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, एंड देन फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, और इसको आप इस तरीके से फोल्ड करते चलो, ठीक है, यस सर।
हो जाएगा ना स्नेहा? हाँ जी। ठीक है बेटा, और बताओ। बस सर अभी ज्यादा नहीं हो पाए थे तो अभी तो बस यही है। अच्छा, अब जितने लोग अभी आज मीटिंग में हैं, अब आप लोगों के एग्जाम्स तो हैं आसपास में या खत्म हो गए? सर हैं। सर Okay. 2 जुलाई सर से चल है। रही है। 2 जुलाई को है। अच्छा, तो सर शायद 5 जुलाई से। अच्छा, अभी डेट शीट नहीं मिली है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट स्टार्ट कर लें? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे और देखते हैं उस दिन कितना कर पाएंगे। तो उससे पहले आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट को सॉल्व जरूर करना बेटा। इस वाले असाइनमेंट में बहुत टाइम लग गया, हमने इसको एक एक क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगा दिया। अगर आप खुद से पहले अटेम्प्ट करके रखोगे तो हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से शायद बहुत अटेंडेंस कम चल रही है, काफी लोग नहीं आते हैं, कुछ आते हैं तो वो फिर लीव कर जाते हैं मीटिंग को, क्योंकि उनको लगता है कि भाई क्वेश्चंस डिस्कस करना शायद वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा है, बाकी सबका अपना सोचना है। बट बेटा ट्राई ये करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सकता है कुछ लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे हो, ऑब्वियसली जिनके चल रहे हैं उस वजह से भी अटेंडेंस थोड़ी सी मीगर है, ठीक है। बट अगर यही कोर्स अगर चल रहा होता तो फिर तो काफी लॉस हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि अभी जब हम आगे फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, और ऑब्वियसली हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट करना है आगे, एक्चुअल में हम इस फर्स्ट बुक के अंदर ना कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अभी छोड़ दें और बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, बीच में उठा लेंगे कभी, क्योंकि सभी चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेट होते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट उठ के करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप करंट और डीसी सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हो, और वही डीसी सर्किट्स के बारे में बात आपकी मैग्नेटिज्म में होती रहेगी। नाउ मैग्नेटिज्म इज समथिंग विच इज a topic of multidisciplinary kind of a topic it is, जहां पर आपका करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही वो खत्म होगा तो ईएमआई प्योरली डिपेंड्स अपॉन एसी एंड मैग्नेटिज्म, सॉरी डीसी सर्किट्स एंड मैग्नेटिज्म। तो फिर जब हम मैग्नेटिज्म खत्म करेंगे, ईएमआई खत्म करेंगे, तो उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट्स आएगा। तो फर्स्ट बुक में सभी चैप्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन सेकंड बुक में ऐसा नहीं है। आप पहले अगर ऑप्टिक्स कर लो तो ड्यूअल नेचर से कोई मतलब नहीं है, ड्यूअल नेचर कर लो तो एटम न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है, सेमीकंडक्टर्स का किसी और चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट बुक इंटर रिलेटेड है। तो फर्स्ट बुक को हम जितना जल्दी खत्म कर पाएंगे, और ऑब्वियसली मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर फर्स्ट टर्म्स में फर्स्ट बुक कंप्लीट आएगी बेटा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमें कोर्स भी पुल अप करना है, थोड़ा सा पेस भी इंक्रीज करना है, और क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अब थोड़ा सा आप लोग अगर और अटेंटिव हो जाएं, वेकेशंस खत्म हो गई, स्कूल शुरू हो गए हैं, सब बात ठीक है, तो अब वो पेस मेंटेन करना जरूरी है। जो लोग आज मीटिंग में नहीं थे और वीडियो भी देखेंगे, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अब रेगुलरली क्लास अटेंड करना शुरू करें, सो दैट कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स खत्म करते ही या असाइनमेंट का डिस्कशन खत्म करते ही नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। ठीक है बेटा, आई होप कि अब आज के लिए और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखें फिर। यस सर। या कुछ है तो पूछ लो। नहीं? नो सर। ठीक है बेटा, दिन बाकी फिर परसों देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक? थैंक यू ओके। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।